वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आई एम भूमिका मिश्रा। जैसा कि हम पॉलिटी कर रहे थे क्लास 8th की, उसमें हम आज चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, जिसमें कन्फ्रंटिंग एंड मार्जिनलाइजेशन। इसके पहले वाले चैप्टर में हम मार्जिनलाइजेशन को अच्छे से समझा था, जिसमें हमने दो कम्युनिटीज़ को देखा था, एक थी आदिवासी और एक मुस्लिम। उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। जो इसके पहले वाला चैप्टर था, उसमें हमने ये समझा था कि आदिवासी के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, मुस्लिम्स कम्युनिटी के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होती है तो उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है और वो क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी इसके पहले वाले चैप्टर में। अब उस प्रॉब्लम से उभरने के लिए हम क्या क्या करते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए, जैसे कि हमने उसमें ये समझा था इसके पहले वाले चैप्टर में, ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है 7th चैप्टर से। तो यदि आपने नहीं देखा हो तो पहले आप 7th चैप्टर ज़रूर देखें। तो ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि आदिवासी की सारी प्रॉब्लम्स हमने कब डिस्कस की, इसके पहले वाले चैप्टर में। तो इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स, किस तरीके से आदिवासीज़ की जो फंडामेंटल राइट्स थी उसके साथ प्रॉब्लम आई। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई। इसके पहले चैप्टर में हमने क्या देखा था कि उनको फॉरेस्ट से भगा दिया गया था आदिवासी को, मुस्लिम कम्युनिटीज़ को कोई भी इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है, एजुकेशन सिस्टम भी उनका लो है। ये सारी चीज़ें हमने उसमें समझी थी। ठीक है, invoking fundamental right. The constitution, as we learned the first chapter in this book, down the principle that make our society and polity democratic. They defined in and through the list of a fundamental right that are important part of constitution. ठीक है, देखो फंडामेंटल राइट हमने हर एक चैप्टर में इस क्लास 8th में पढ़ते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, ये राइट्स ऐसी चीज़ है जो आपको जितना कुछ भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिला लिखा हुआ है ना कि ये आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आपसे कोई भी कहीं भी किसी भी वजह से नहीं छीन सकता है। और ये छीनता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, अपना जस्टिस की मांग कर सकते हैं। ठीक है, द राइट आर अवेलेबल टू ऑल इंडियंस इक्वलिटी। ठीक है, ये राइट हमें दिलाता है कि सारे इंडियंस जो है वो इक्वल है, चाहे वो किसी कास्ट, किसी रिलीजन, किसी भी रिच हो, पुअर हो, डजेंट मैटर, सभी इंडियंस जो है वो इक्वल है। ठीक है, एज फार एज द मार्जिनलाइज्ड आर कंसर्न्ड, दे हैव ड्रॉन दीज राइट्स इन 2 ways। पहला क्या है, ठीक है, by insisting on the fundamental rights, they have forced the government to recognize their injustice done to them। पहली चीज़ जो गवर्नमेंट ने थी वो रिकॉग्नाइज़ किया कि इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, इनको आदिवासियों को फॉरेस्ट से भगा दिया है तो इनके साथ ना बहुत गलत हो रहा है, अब इनको ये चीज़ें सही करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, पहली चीज़ तो उन्होंने रिकॉग्नाइज़ की कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी। सेकेंड, दे हैव insisted that the government enforce these law. In some instance, the struggle of marginalized has influenced the government to frame new law keeping their spirit of the fundamental। और जब गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉब्लम समझी कि सच में इनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसा कोई लॉ लाया जाए जिससे ये मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं, और मार्जिनलाइज की वजह से इनको जो प्रॉब्लम आ रही है कि इनको लो वेजेस में काम करना पड़ रहा है, उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, ये माल नरिश्ड हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनकी जो चीज़ें हैं ना वो सॉर्ट आउट हो जाए। ऐसा कोई लॉ लाना चाहिए जिनसे इनकी कम्युनिटी को अपलिफ्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई, और ये किस में आया, एज अ फंडामेंटल राइट। और सबसे पहला फंडामेंटल राइट जो इनको प्रोटेक्ट करता है वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17। देखो, आदिवासी के बारे में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी इसके पहले वाले चैप्टर में कि वो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को आदिवासीज बोला जाता है, और उनके साथ ना एक चीज़ प्रैक्टिस की जाती थी, अनटचेबिलिटी।
उनको देखकर ऐसा बोला जाता था कि आप उनको टच नहीं कर सकते हो, यदि आप उनको टच करोगे तो आप अशुद्ध हो जाओगे और आप सोसाइटी में रहने लायक नहीं रहोगे। तो ये सारी मिथ जो थी वो उस टाइम पे सोसाइटी में थी। तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17 में, जिसमें ये बोलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना चाहिए। व्हाट दिस मीन्स, नो वन कैन henceforth prevent दलित फ्रॉम एजुकेटिंग themselves। और देखो अनटचेबिलिटी की वजह से क्या होता था कि किसी भी स्कूल में दलित को एडमिशन नहीं मिलता था और उनको क्लास के अंदर एंटर नहीं होने दिया जाता था। इवन पब्लिक वेल, पब्लिक टेम्पल्स, इन सारी जगहों में ना उनको जाने नहीं दिया जाता था। तो ये जो आर्टिकल है, ये जो फंडामेंटल राइट है, वो दलित को एम्पावर करता है कि वो अपना एजुकेशन ले सकते हैं, स्कूल में सभी बच्चों के साथ बराबरी में बैठकर वो एजुकेशन ले सकते हैं। themselves, entering temples, using public facilities, etc. It also means that it is a wrong to practice untouchability, that this practice will not be tolerated by the democratic government. In fact, the untouchability is a public punishable crime now. ठीक है, देखो ये फंडामेंटल राइट जो था वो 1950 में एनफोर्स में आया कि आप अनटचेबिलिटी ये प्रैक्टिस करते हो तो आप गलत कर रहे हो और गवर्नमेंट इसको इंटरटेन नहीं करेगी और एक दिन आपके साथ बुरा होगा। बाद में एक ऐसा लॉ लेकर आए कि जो भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करेगा वो उसको पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट इतनी रखी गई है कि 7 ईयर प्लस, ठीक है, 7 साल या उससे ज़्यादा, 7 ईयर एंड अबव उसको पनिशमेंट होगी, प्लस उसको फाइन भी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई। ठीक है, आगे ये बोलता है देयर आर अदर सेक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट हेल्प स्ट्रेंथन द आर्गूमेंट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 15, आर्टिकल फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 15 भी बोलता है नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये मैंने आपको बार बार समझाया है कि आप किसी को किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। आप उसके एजुकेशन, आप उसके पब्लिक प्लेसेस को यूज़ करने से उसको इस बेसिस पे नहीं रोक सकते हो कि वो किसी रिलीजन को बिलोंग करता है, वो किसी रेस को बिलोंग करता है, वो किसी कास्ट को बिलोंग करता है या किसी प्लेस ऑफ बर्थ को बिलोंग करता है। इस बेसिस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, और यदि आप ऐसा करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 जगह दिया हुआ है, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15। आर्टिकल 17 ये पूछा जा सकता है और इसमें डायरेक्टली बोला गया है कि अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड। ठीक है, वहीं पर आर्टिकल 15 में बोला गया है इंडिया शैल बी नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ए रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, ऑन प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये आर्टिकल जो है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है दलित। व्हाट डज इट मीन? दलित मीन्स होता है ब्रोकन। ठीक है, ये ओरिजिनल मीनिंग की बात करें तो दलित का मतलब होता है ब्रोकन। इज यूज डेलिबरेटली एंड एक्टिवली बाय द ग्रुप हाईलाइट द सेंचुरीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दे हैज़ एक्सपीरियंस विद इन द कास्ट सिस्टम। जैसा कि हमने कल समझा था, ये जो दलित है ना, वो जो हायरार्कियल सिस्टम, जो वर्ण सिस्टम बनाया गया था ना, उसके लोअर, सबसे लोअर हायरार्की में उनको रखा गया है और उसी में बिलोंग करते हैं दलित, और इनको हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया गया है सोसाइटी के थ्रू, उनको बोला जाता है दलित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये फंडामेंटल राइट्स तो इनको मिल गई। ठीक है, दलित कैन इन्वोक एंड ड्रॉ ए फंडामेंटल राइट और राइट्स इन सिचुएशन वेयर दे फील दैट दे हैज़ बीन ट्रीटेड बैडली और सम इंडिविजुअल और कम्युनिटी इवन बाय द गवर्नमेंट। देखो, ये जो दलित हैं, ये कोई भी दिक्कत होती है, इनके पास 2 फंडामेंटल राइट है, उनको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है और आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब इनके साथ कोई भी ऐसा करता है तो ये जस्टिस के लिए कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पे अपने लिए जस्टिस डिमांड कर सकते हैं। ठीक है,
ये या तो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी जा सकते हैं, किसी कम्युनिटी के खिलाफ भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ भी जा सकते हैं। दे हैव ड्रॉन द अटेंशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिमांडिंग दैट गवर्नमेंट अबाइड बाई इट, डू जस्टिस टू दैम। ठीक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके साथ जस्टिस करे। आप कई बार इलेक्शन में ये नाम सुनते होंगे दलित का, और दलित के लिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प भी करती है कि वो इतने साल ये डिस्क्रिमिनेटेड तरीके से रहे हैं तो उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनकी कम्युनिटी को एजुकेशन पहुंचाया जाए और वो भी एक अच्छी लाइफ डिज़र्व कर सकें। ठीक है, other minority groups have drawn on the fundamental rights section of the constitution, our constitution. They have particularly drawn upon the right to freedom and cultural and educational right. ठीक है, देखो जैसा कि अब ये तो दलित की बात हो गई, आदिवासी की बात हो गई, एक और कम्युनिटी हमने पढ़ा था इस चैप्टर के पहले, उस चैप्टर में एक और कम्युनिटी थी, दैट इज़ मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी के पास भी फंडामेंटल राइट में ये राइट है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। इनके पास देखो हर एक इंसान के पास ये राइट है कि वो कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहता है, कौन से कल्चर को फॉलो करना चाहता है, उसका क्या बिलीव है, तो ये उसका खुद का राइट है, ना तो उसकी सोसाइटी का राइट है ना उसकी कम्युनिटी का राइट है, वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन का राइट है। जैसे मैं यदि बुद्धिज़्म फॉलो करना चाहती हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा राइट है, ना मेरी फैमिली का राइट है, ना मेरी सोसाइटी का राइट है, ना ही मैं जिनसे इन्फ्लुएंस्ड हो रही हूँ उनका राइट है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती। इन केस ऑफ ए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इन केस ऑफ ए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, डिस्टिंक्ट कल्चर एंड रिलीजियस ग्रुप लाइक मुस्लिम एंड पारसीज हैव right to be the guardian of a content of their culture as well as the right to make decision how to best this content to be preserved। अब देखो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और बहुत सारे रिलीजन भी देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत सारी मेजॉरिटी रिलीजन है और कुछ माइनॉरिटी रिलीजन है। गवर्नमेंट ने जिनको माइनॉरिटी रिलीजन में रखा है उसमें है मुस्लिम, जैन, बुद्धिज़्म, पारसी। ठीक है, इन लोगों को रखा गया है और इनके जो क्या कहते हैं इनके जो हेड्स होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं कि उनका जो बेसिक कल्चर है वो प्रोटेक्टेड रहे, जिससे आने वाली जनरेशन उनके कल्चर से मिल सके, या फिर कोई और उनको फॉलो करना चाहता है तो वो उनके बेसिक कल्चर को जान सके। ठीक है, तो ये उनका राइट है कि वो अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। जैसे हिंदू मेजॉरिटी में है इंडिया में, तो हिंदू भी अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं और ये उनका भी फंडामेंटल राइट है कि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये हर एक रिलीजन का फंडामेंटल राइट है कि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 10 बाय ग्रांटिंग द डिफरेंट फॉर्म ऑफ cultural right, the constitution tries to ensure cultural justice to such groups. The constitution does this so that the culture of these groups is not dominated nor wiped out by the culture of the majority communities। देखो ये सब करने के पीछे गवर्नमेंट की सोच क्या है, गवर्नमेंट की एक विज़न क्या है। तो गवर्नमेंट का विज़न ये है कि यदि ऐसा होता है तो क्या कहते हैं, इनका जो कल्चर है वो बना रहे, वो ज़्यादा डोमिनेट ना हो और ना ही वाइप्ड आउट हो, वो अपने कल्चर को प्रोटेक्टेड रख सकें। ठीक है, और कोई अदर कम्युनिटीज़ उन पे ज़्यादा हावी होकर और वो चीज़ उनको ख़त्म ना कर सके। ठीक है, ये सारे चीज़ें थी। अब नेक्स्ट जो आता है लॉ ऑफ मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, तो मार्जिनलाइज्ड का लॉ क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देयर इज़ ए स्पेसिफिक लॉ एंड पॉलिसी फॉर मार्जिनलाइज्ड इन आवर कंट्री। तो एक स्पेसिफिक लॉ और पॉलिसीज़ बनाई गई है मार्जिनलाइज्ड के लिए। देयर आर ए पॉलिसी और ए स्कीम दैट इमर्ज थ्रू other means like setting up a committee or by
undertaking a survey. The government then make an effort to promote such policies in order to give an opportunity to specific. अब देखो मार्जिनलाइज में इनको जब शिफ्टिंग करते हैं तो एक सर्वे होना चाहिए, एक पॉलिसी बना रखा है, एक लॉ बना रखा है। जैसे कहीं पे डैम बनता है और डैम की वजह से वहाँ की कम्युनिटी को मार्जिनलाइज किया जाता है, कहीं और रिहैबिटेट किया जाता है, तो वहाँ का एक लॉ है कि एक प्रॉपर सर्वे होगा, वहाँ के कितने लोग इस बात से एग्री हैं, कितने नहीं हैं एग्री, और उनका लैंड कैप्चराइजेशन हो रहा है तो उसके बेसिस पे कंपनसेशन दिया जाता है, तो वो कंपनसेशन उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि कितने परसेंट लोग वहाँ के एग्री हैं, उस बेसिस पे उनको मार्जिनलाइज किया जाता है, अदरवाइज उनको नहीं किया जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों से क्या होता है, एक इन सब चीज़ों को करने का मोटिव क्या है गवर्नमेंट का, तो इन सब चीज़ों का करने का सिर्फ और सिर्फ इतना सा मोटिव है गवर्नमेंट का, यदि वो ऐसा करते हैं तो वो सोसाइटी में एक सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं कि हम सबके साथ एक जैसा हैं, यदि कोई मेजॉरिटी ग्रुप है और कोई माइनॉरिटी ग्रुप है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, अकॉर्डिंग टू लॉ जिसके लिए जो चीज़ बेनिफिशियल है हम वो चीज़ करेंगे। दूसरा, वो मेंटेन करते हैं डेवलपमेंट और सोसाइटल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सोसाइटल डेवलपमेंट के बीच में एक लिंक डेवलप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट सोच के करती है। ठीक है, अब प्रमोटिंग सोशल जस्टिस अपार्ट ऑफ देयर एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट the constitution, both the state and central government create a specific scheme for implementation in tribal area or in area that a high Dalit population. For example, government policies for free and subsidized hostels for student of a Dalit Adivasi community so that they can avail the education facilities may not be availed in their localities. देखो जितने दलित हैं ना, उनमें से 70% लोग ऐसे हैं जो बिलो पुअर्टी लाइन के आते हैं। अब उनको उस पुअर्टी लाइन से ऊपर उठाना है और उनको अच्छी तभी हम उठा सकते हैं। अभी तक तो वो वेजेस पे काम कर रहे हैं, डेली वेजेस पे, ठीक है। अब हमें उनकी जनरेशन, उनकी जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनको यदि हम अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो अच्छा काम करेगी और वो अच्छे पढ़े लिखे जगह काम करेगी, तो उनको अच्छे पर्क्स मिलेंगे, उनको अच्छी सैलरी होगी, तो उनका डेवलपमेंट होगा। ये गवर्नमेंट की सोच होती है। इस थिंकिंग के साथ गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई ना कोई स्कीम चलाती है। जैसे इसमें इन्होंने बोला है कि एक स्कीम चलाया है जिसमें ये फ्री और सब्सिडाइज्ड हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, फ्री और सब्सिडाइज हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं जिससे उनके बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। ऐसे कई स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है। उनको सब्सिडाइज गैस मिलता है जिससे वो क्या कहते हैं कोयले पे खाना ना बनाए, उस पे क्या कहते हैं लकड़ियाँ जला के खाना ना बनाए, वो गैस के थ्रू खाना बनाए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो क्या कहते हैं स्कीम्स जो हैं वो इनके लिए चल रही है और गवर्नमेंट स्पेसिफिक ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल एरिया को देखकर, सोचकर और उनकी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए उस हिसाब के आइडियाज़ लेकर आती है और वैसी स्कीम्स लेकर आती है, ठीक है। In addition to providing certain facilities, the government also operate through law to ensure the concrete step to taken to end the inequality in the system, ठीक है। और वो ऐसे गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है जिससे ये जो इनइक्वालिटीज़ है ना, जो इतने साल वो हायरार्की में सबसे नीचे रहे हैं उस चीज़ को, और जो हायरार्की में सबसे ऊपर रहे हैं कास्ट सिस्टम के, ये जो बैंड है ना, इसको वो कम कर सके। ये पर्पस है गवर्नमेंट का, ठीक है। ये पर्पस है गवर्नमेंट का और उस हिसाब से वो स्टेप्स लेती है जिससे ये जो इनइक्वालिटी है उसको वो एंड कर सके। वन सच लॉ पॉलिसी इज़ अ रिजर्वेशन पॉलिसी। इसके बारे में सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट अच्छा खासा रिजर्वेशन जो है वो दलित्स को प्रोवाइड करती है।
अप्रॉक्सीमेट गवर्नमेंट ये कहती है कि इन सब लोगों को जो कि दलित्स हैं, आदिवासी हैं या फिर बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हैं, उनको अप्रॉक्सीमेट 50% रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट सर्विसेज पे प्रमोशन में, जिससे वो आगे आ सकें एजुकेशन में। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एजुकेशन के लिए 50% जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं इन सब के लिए। क्योंकि उनको अच्छा एजुकेशन मिल सके और ये जो बैंड है ना, ये इनइक्वालिटी का बैंड, उसको कम किया जा सके। ठीक है, टुडे बोथ सिग्निफिकेंट हाईली कंटेंशंस the law which reserves seat in education, government employment for Dalit Adivasi based on important argument that in society like our where for centuries section of a population has been denied opportunity to learn, to work in order to develop new skill or vocations, democratic government need to step in assist them centuries। अब देखो, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि एंशियंट टाइम से ऐसा हुआ है कि आदिवासीज़ को हमेशा डिप्राइव्ड और उनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की गई है। हम बात करें यदि इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर मौर्यस के टाइम से बात करें, आफ्टर वैदिक कल्चर्स, तो मौर्यन के टाइम से बात करें और इवन आज भी उनके साथ ऐसा काम होता है, तो कई सेंचुरी से वो चीज़ चलती आ रही है। ठीक है, हम फर्स्ट सेंचुरी से बात करें और आज हम 21st सेंचुरी में बैठे हुए हैं, तो सारी सेंचुरीज़ में उनके साथ वो डिप्राइव्ड उनको फील कराते आया है और डिस्क्रिमिनेट करते आए हैं हम उनको। तो गवर्नमेंट ये रिजर्वेशन के थ्रू उनको अच्छे स्कूल में पहुंचाना चाहती है, अच्छे कॉलेज में पहुंचाना चाहती है, जिससे वो डेवलप हो, उनकी सोसाइटी डेवलप हो। एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट देना चाहती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, जिससे वो अपनी सोसाइटी को और ख़ुद को डेवलप कर सकें और ये जो बैंड है जो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ब्रॉडन हो रहा है उनकी इनइक्वालिटीज़, उसको वो सही कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क्स। गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ ए शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड एंड मोस्ट backward caste. The central government to have its list, and student applying to the education institution and those applying for the post in the government are expected to furnish proof of their caste tribe status in the form of a caste and tribe certificate। अब देखो, आप ये सोचोगे कि मैम ठीक है, इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, पर गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि ये ट्राइब है, ये आदिवासी है, ये दलित है, इनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट के पास एक लिस्ट है जिसमें ट्राइब और कास्ट की एक लिस्ट बनी हुई है, जिस लिस्ट में यदि आप आते हो, आपकी कास्ट उस लिस्ट में आती है, तो आपको वो रिजर्वेशन मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आप अपना नाम लिख दिए और उसके पीछे मान लीजिए आपको रिजर्वेशन चाहिए और आपका नाम है शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान छोड़िए, आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है भूमिका मिश्रा, तो ये मैं चाहूँ कि मेरे को रिजर्वेशन चाहिए तो मैं अपने नाम के आगे लिख लूँ भूमिका मिश्रा केवट, तो क्या मेरे को रिजर्वेशन मिलेगा? तो नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको वो रिजर्वेशन मिले। ठीक है, क्योंकि उनके पास एक लिस्ट है, आपके एंसेस्टर उस लिस्ट को बिलोंग करना चाहिए। एंसेस्टर मतलब कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी यदि SC ST को बिलोंग करते हैं, SC ST लिस्ट को बिलोंग करते हैं या फिर बैकवर्ड क्लास की लिस्ट को बिलोंग करते हैं, तो ही मुझे मिलेगा। प्लस ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम लिखने से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट से ये पता चलता है कि आप एक स्पेसिफिक कास्ट और ट्राइब को बिलोंग करते हो, जिसकी वजह से आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और वो सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट होता है, उसी बेसिस पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा कि आपको एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन मिलेगा, आपको एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, मैनी गवर्नमेंट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो आस्क फॉर कैंडिडेट टू मेंशन देयर कास्ट एंड ट्राइब स्टेटस। ठीक है, ये इनको मेंशन करना पड़ता है। आपने ये कभी फॉर्म भरा हो तो फॉर्म में ये 3-4 चीज़ें लिखी होती हैं, UR दैट्स मीन जनरल, ठीक है, OBC, ठीक है, SC ST और आजकल एक और आता है EWS। ठीक है,
तो ये ऑप्शंस होते हैं, इन ऑप्शन को आपको फिल करना पड़ता है, ठीक है, कि आप किसको बिलोंग करते हैं, ठीक है। यदि आप जनरल को बिलोंग करते हैं तो आपसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। इसके अलावा आप किसी को भी बिलोंग करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप इनको बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट है, और सर्टिफिकेट है तो आप वो दिखाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दलित कास्ट ऑन सर्टेन ट्राइब्स ऑन द गवर्नमेंट लिस्ट, देन द कैंडिडेट फॉर्म्स द कास्ट एंड ट्राइब्स कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। और देखो ये जो सर्टिफिकेट है वो बनाने के पीछे रीज़न सिर्फ इतना सा है कि इनको ही मिले, इनको ही रिजर्वेशन मिले और इनको ही बेनिफिट मिले। ऐसा ना हो कि किसी जनरल पर्सन को मिल जाए बेनिफिट, जिनको नहीं चाहिए वो लोग बेनिफिट उठा रहे, तो ऐसा ना होकर और सबको बेनिफिट मिले, ये सोच होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एडमिशन टू कॉलेज स्पेशली institutes of a professional education such as a medical college, government and define a set of cutoffs. That means that all the Dalits and tribal candidate can qualify for admission, but only those who are done reasonably well and secured marks above the cutoff point. Government also offer specific scholarship those students. देखो, अब अपन ने ये समझा कि जो रिजर्वेशन होता है उनको मिलता है। देखो रिजर्वेशन किस तरीके से मिलता है, मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर हुआ, ठीक है, जनरल वालों के लिए वो 75 मार्क्स होगा, जो यदि वो कट ऑफ पार किए होंगे तो उनको वो मिल जाएगा। अब देखो हमने हमेशा ये पढ़ा कि उनका एजुकेशन सिस्टम जो था वो इतना अच्छा नहीं था, उनको एजुकेशन अच्छी नहीं मिली, उस वजह से जो कट ऑफ जाता है उनका तो 60 मार्क्स चला गया, 56 चला गया, 50 चला गया। इतने मार्क्स यदि उनके आ गए ना तो उनको जॉब या फिर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में उनको एडमिशन मिल जाता है। अब इसमें भी जो भी बैकवर्ड क्लासेस से टॉप 10 होंगे या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, टॉप 10 टॉप 100 जो भी होंगे, इनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्कॉलरशिप क्या होती है कि गवर्नमेंट उनका खर्चा उठाती है उनके पूरे के पूरे एजुकेशन का। तो ये हर एक इंस्टीट्यूट में अलग क्वालिफिकेशंस होते हैं स्कॉलरशिप को लेकर कि एग्जैक्टली स्कॉलरशिप किस बेसिस पे दिया जा रहा है, ठीक है। ये अपन ने ये यहाँ तक समझा है। इसमें अपन ने क्या क्या चीज़ें समझी कि क्या क्या गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरा हमने ये भी समझा कि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको भी हमने समझा कि क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है जो हमारी ये डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटीज़ थी उनको प्रोटेक्ट करता है। तो हमने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 भी पढ़ा और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ दी हुई है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ भी दी हुई है कि हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ये रिलीजन को एक्सेप्ट करना और उसको रिजेक्ट करना ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा डिसीज़न होगा और किसी का डिसीज़न नहीं होगा, इंडिविजुअल का डिसीज़न होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक पढ़ी है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया हो, यहाँ तक समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।